नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं नेक्स्ट लेयर LLP के फाउंडर हर्ष कुमार जी से। तो हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया जोहार झारखंड, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। हर्ष जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये नेक्स्ट लेयर LLP क्या है, थोड़ा इसके कंसेप्ट के बारे में हमें बताइए। ओके, नेक्स्ट लेयर ये नाम आया था, एक हमने डिफरेंट काइंड ऑफ स्टार्टअप स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग डिफरेंट लेयर्स के बारे में बात कर रहे थे। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टार्टअप से क्या अर्थ है आपका? हम लोग का ये सबसे पहले एजुकेशन पे स्टार्ट हुआ था, देन हम लोग वो एजुकेशन पे इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते थे, इसलिए हमने नाम रखा उसका नेक्स्ट लेयर। जो कि एक लेयर जो कि नॉर्मल एजुकेशन पॉलिसी पे चलते आ रहा है, उस पर हम लोग स्किलफुल एजुकेशन इम्प्लीमेंट करके उसको अगले लेयर पे लेके जाना चाहते थे, इसलिए हमने नाम रखा उसका नेक्स्ट लेयर। तो ये नेक्स्ट लेयर LLP, इससे क्या तात्पर्य है और क्या कंसेप्ट है एग्जैक्टली इसका, आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे प्लीज़। ये नेक्स्ट लेयर के LLP के अंदर कुछ सेगमेंट्स हैं हमारे। जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है जो कि एक रीयूजेबल वेदर बलून है। एंड रीयूजेबल वेदर बलून, उसमें क्या है कि आजकल के जो वेदर बलून्स होते हैं वो जनरली रीयूजेबल नहीं होते हैं, जो कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडिया एंड जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स यूज़ करते हैं वेदर बलून्स को, वो रीयूजेबल नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ देयर मटेरियल एंड जो भी स्ट्रेस उन पे पड़ता है ड्यू टू वेट एंड एक्सपेंशन ऑफ एयर। ओके, सो उस चीज़ को हम लोग रीयूजेबल बनाना चाहते हैं यूजिंग डिफरेंशियल बायोंसी सिस्टम, जिसमें हम लोग एयर को एक्सपैंड होने से प्रिवेंट करेंगे, जो कि हमारे वो बर्स्ट नहीं करेगा, ताकि हम लोग उसको रीयूजेबल बना पाए। एंड उसमें नियोप्रीन इंट्रोड्यूस करेंगे जिसके चलते वो मटेरियल भी थोड़ा ज़्यादा एक्सपैंडेबल होगा, 10x एक्सपैंडेबल देन रबड़ मटेरियल। ओके, हर्ष जी, एक बात बताइए कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे, राइट, तो आपका फील्ड क्या था? मुझे लगता है शायद रोबोटिक्स का फील्ड था आपका। रोबोटिकल इंजीनियरिंग की फील्ड थी या किस चीज़ की फील्ड थी? एक्चुअली हम प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हैं, उसके अंदर रोबोटिक्स इंजीनियरिंग इंक्लूडेड होता है। तो रोबोटिक्स को लेके मेरा थोड़ा ज़्यादा रुझाव था, क्योंकि उसमें चीज़ें मूव करती हैं थ्रू कोडिंग एंड ऑल। ओके, सो मेरा उधर रुझाव थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है, क्योंकि मैं शुरुआत से ही कोडिंग करते आ रहा था, तो मुझे कोडिंग पहले से ही पसंद था। एंड कोडिंग करते करते मुझे लगा कि इस कोड का आउटपुट कहाँ पे आ सकता है, तो मैंने फिर अपने ब्रांच के थ्रू रोबोट्स को देखा एंड देखा कि वो मूव कर सकते हैं, हम लोग कोड करके मूव करवा सकते हैं। तो देन मैंने रोबोटिक्स इंजीनियरिंग को चूज़ किया एंड देन हमने कंटिन्यू किया कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ। इसरो के अंडर हमने कुछ प्रोजेक्ट्स किए एंड देन वहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा स्टार्टअप का जर्नी। तो जब आपने रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपने चुनी, आप रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान कब आपके मन में ऐसा आया कि ऐसा कुछ करना है या ऐसा कुछ कर सकते हैं? एग्जैक्टली ये ख्याल कहाँ से शुरू हुआ? एग्जैक्टली ये ख्याल वहाँ से शुरू हुआ जब हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, जब इसरो के अंडर थे। इसरो के अंडर आप अपने कॉलेज से ही प्रोजेक्ट कर रहे थे या इंडिविजुअली ये कर रहे थे? कॉलेज के अंडर, कॉलेज के थ्रू प्रोजेक्ट कर रहे थे इसरो। अच्छा, इसरो आई थी और आप लोगों को प्रोजेक्ट दिया गया था। किस चीज़ का प्रोजेक्ट था ये? वो एक ऑटोनोमस लूनर रोवर का प्रोजेक्ट था। ओके, ये क्या होता है? ऑटोनोमस लूनर रोवर मतलब एक ऐसा गाड़ी आप बोल सकते हैं जो चांद पे चले एंड चांद पे जाके वो टेस्ट्स वगैरह करे, किसी भी तरह का टेस्ट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है ना। तो उस चीज़ का प्रोजेक्ट था हम लोग का, जिसके लिए हम लोग प्रपोजल्स भेजे थे कि हम लोग वो प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि हम लोग इंटरेस्टेड थे रोबोटिक्स में। कहाँ से पढ़ाई हो रही थी आपकी? BIT सिंदरी से मैं पढ़ा लिखा हूँ। ओके, सो वैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया, प्रपोजल्स भेजा, वो एक्सेप्ट हुए, देन हमने प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट किया। उसके बीच बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आई। ओके, एंड वो डिफ़िकल्टीज़ हम लोग इस तरह से फेस किए, लाइक हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी, मेंटोर्स की कमी थी एंड थोड़ा सपोर्ट की भी कमी थी। देन हमने हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात की, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमारे अलुमनाई लोगों ने हमें सपोर्ट किया एंड वो प्रोजेक्ट हमने किया अंडर द गाइडेंस ऑफ इसरो। साइंटिस्ट ने विजिट किया एंड हमने वो प्रोजेक्ट को शोकेस किया। एंड ड्यूरिंग क्या क्या फेस कर रहे थे उस दौरान आप? चैलेंजेस हमने फंडिंग्स को लेकर फेस की,
फंडिंग्स तो वो तो इसरो का प्रोजेक्ट था, तो वो तो इसरो ही फंड कर रहा होगा ना? एंड फंडिंग्स हमारे कॉलेज की तरफ से आने थे, इसरो जस्ट गाइडेंस दे रहा था। ओके। तो इसरो की गाइडेंस ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। फंडिंग्स हमें अरेंज करने थे, तो उसमें हमें काफ़ी चैलेंजेस आए। तो ये फंडिंग्स पूरे प्रोजेक्ट के लिए कॉलेज ने आपको अरेंज करने के लिए कहा हुआ था? हाँ, तो ये but आपने कैसे हमने arrange फिर किया? हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बोला, एंड देन उन्होंने एलुमनाई से कांटेक्ट करवाया, एंड देन वो लोगों ने हमें सपोर्ट किया। मतलब फंडिंग्स किस तरीके से अरेंज हो पाई? फंडिंग्स लाइक एलुमनाई के थ्रू अरेंज हुई। एलुमनाई ने फंड किया कॉलेज के अकाउंट से। तो एलुमनाई अच्छे पोजीशंस पे हाँ, थे, जॉब डिफरेंट में या एलुमनाई प्रोफेशंस में? डिफरेंट पीएसयूज में एलुमनाई है हमारे, ओके तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। इंटरनेशनल एलुमनाई भी हैं, तो वो लोग ने काफ़ी सपोर्ट किया हमें ओके। फंडिंग्स लेने के लिए। एंड देन वहाँ से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, एंड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट हमने कुछ ऐसे प्रॉब्लम फेस किए जिसको लगा कि हमें वो चीज़ सॉल्व करना चाहिए, वो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है और वो एक एक्चुअल मतलब ऐसा प्रॉब्लम है क्या जो फेस प्रॉब्लम आपने उस दौरान फेस किया कि आपको लगा कि वो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है? नो डाउट कि प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के दौरान ही आपको ये रियलाइज हुआ होगा। और वो प्रॉब्लम तब आया जब हमें अपने डिज़ाइंस को टेस्ट करने की, रियल सिनेरियोज में टेस्ट करने की आवश्यकता पड़ी। जैसे कि? ठीक है, जैसे कि हमें रियल लाइक वो उसे स्पेस के लिए बनाना था, तो स्पेस वाले कंडीशंस में उसको टेस्ट करना था, उतने एल्टीट्यूड वाले कंडीशंस में टेस्ट करना था, जो कि लैब में एक लिमिट तक टेस्ट हो सकता था, उसके ऊपर वो टेस्ट नहीं हो सकता। तो उसके लिए जनरली जो साइंटिफिक मॉड्यूल्स होते हैं उन्हें टेस्ट करने के लिए जो भी साइंटिफिक संस्थान होते हैं, जो भी इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, ये लोग वेदर बलून्स यूज़ करते हैं। ओके, देन हम लोग ने फाइंड किया कि वेदर बलून ही एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग उस एल्टीट्यूड पे कुछ मॉड्यूल्स को अपने टेस्ट कर सकते हैं कि उतना प्रेशर ये मॉड्यूल झेल पाएगा नहीं, उतना टेम्परेचर पे ये रह पाएगा कि नहीं। ठीक है, देन हमने वेदर बलून को थोड़ा लेके रिसर्च किया कि हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, कहाँ से प्रोक्योर कर सकते हैं। कैसे रिसर्च किया आपने? हमने इंटरनेट के थ्रू फाइंड किया कि इसको कहाँ से प्रोक्योर कर सकते हैं, इंडिया में कौन कौन सी संस्थाएं जो इसे बनाती हैं। ओके, क्योंकि हम लोग जस्ट सेकेंड ईयर में थे, हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते थे उस चीज़ को, तो हमें प्रोक्योर करना ज़रूरी था। ओके, तो हमने प्रोक्योर करना स्टार्ट किया। एक कंपनी का हमें कॉन्टैक्ट मिला। ओके, एंड उस कंपनी से हमने बात किया, एंड स्टिल कॉस्ट इतना ज़्यादा था कि हम लोग बेयर नहीं कर सकते थे ड्यूरिंग दैट प्रोजेक्ट, क्योंकि हम लोग का जो फंडिंग था वो एक कंस्ट्रेंट था। ओके, क्योंकि हम लोग ने बजट प्रोवाइड किया था, उसके हिसाब से हमें फंडिंग मिला था, तो वो कंस्ट्रेंट था, वो एक लिमिट पे था। देन हम लोग वो चीज़ नहीं कर पाए, क्योंकि हमने उनसे पूछा और उन्होंने बोला कि देखिए आप ये टेस्ट कर सकते हैं इस पर, बट ये गारंटी नहीं है कि आपको ये वापस वो मॉड्यूल आपके पास पहुंचेगा या नहीं, क्योंकि वो बर्स्ट हो जाएगा ऊपर में। तो ये चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ सकता है कि अगर आपका बर्स्ट हो गया एंड देन वो आपको नहीं मिला, देन आपको फिर न्यू बनाना होगा। ये वेदर बैलेंस की बात कर रहे हैं? ये वेदर बलून की बात कर रहे हैं, उसके थ्रू एक्सपेरिमेंट की। अगर हमारा मॉड्यूल लीक हो गया तो फिर न्यू बनाना पड़ेगा हम तो लोगों ये आपको खरीदना था या आपको हायर करना था वेदर बैलेंस टेस्ट करने के लिए? वेदर बलून खरीदना पड़ता है। तो फिर उसकी लागत क्या थी? उसकी लागत थी अराउंड 20,000 वेदर बलून सिंगल। हाँ, हमारी मॉड्यूल की अलग लागत थी। ओके, अराउंड वो 40-50,000 था हमारी मॉड्यूल की जो लागत थी, जो आपने स्पॉन्सरशिप से बनाया था। यस, एंड जो हमारा जो लॉन्च कॉस्ट था, लॉन्च कॉस्ट कम्प्लीटली मिला के वो 1 लाख के आसपास पहुंच गया था। तो कुछ फंड्स तो आपने कॉलेज के जो एलुमनाई थे वहाँ से स्पॉन्सरशिप आपको मिल गई। जो रिमेनिंग फंड्स की ज़रूरत थी वेदर बलून्स खरीदने के लिए, तो एक ही वेदर बलून खरीदना था या अन्य बहुत सारे खरीदने थे, किस तरीके से? नहीं, हमें यही प्रॉब्लम हमें फेस हुई कि लाइक हम लोग ने सोचा था कि वेदर बलून्स हम लोग लेंगे एंड उससे मल्टीपल टेस्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए फंड्स कहाँ से अरेंज हो गए थे? स्पॉन्सरशिप से ही, या फिर आपको परेशानी फील हो रही थी उसको अरेंज करने में? परेशानी फील हुई, एंड देन एट लास्ट हम लोग वेदर बलून अरेंज नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग के पास फंड्स की कमी हो गई थी। ओके, तो स्टिल वो इतना फंड्स हम लोग को मिला हुआ था ताकि उसमें हम लोग रोवर बना सके। ये एक्स्ट्रा चीज़ था, वही जो प्रोजेक्ट था आपके इसरो का। हाँ, वो लैब में नहीं हो पा रहा था, तो वो हमारे लिए कुछ न्यू आ गया था, न्यू चैलेंज था वो हमारे लिए, तो इसलिए हम लोग वेदर बलून पे गए। देन हम लोगों ने देखा कि वेदर बलून एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत चीप तरीके से, चीप कॉस्ट में आप अच्छे अच्छे साइंटिफिक मॉड्यूल्स को टेस्ट कर सकते हैं, जो कि इवन नासा, इसरो, डीआरडीओ, आईआईएससी जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इस चीज़ को फॉलो करते हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो हमने सोचा कि इसे क्यों ना रीयूजेबल बनाया जाए। ओके, एंड देन हम लोगों ने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि इसे रीयूजेबल कैसे बना सकते हैं। हमने कुछ रिसर्च पेपर्स को रीड किया एंड पढ़ा कि वो लोग किस मेथड को यूज़ कर सकते हैं।
तो हमने सबको एक्यूमुलेट किया, उससे पता चला कि वो लोग हम लोग को उसके बायांसी को कंट्रोल करना पड़ेगा। बायांसी एक ऐसा फोर्स होता है जो वेदर बलून को लिफ्ट करता है और अपने उसी की गैस वजह के से थ्रू। वेदर बलून्स फट जाते हैं आसमान में और रीयूज नहीं हो पाते हाँ, हैं। जैसे जैसे वेदर बलून्स ऊपर जाते हैं प्रेशर कम तो होने के आपने चलते क्यों ये रीयूजेबल बनाने का वेदर बलून्स को सोचा, जहां एक तरफ आप वेदर बलून्स को एफर्ड नहीं कर पा रहे थे अपने उस फेज ऑफ लाइफ में, तो वहां आपने वेदर बलून्स को रीयूजेबल बनाने का सोचा। ये आपने कैसे ख्याल आया कि जिस चीज़ को हम एफर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को हम रीयूजेबल बनाने का कैसे सोचे, क्यों सोचे? क्योंकि हमने पहले एक केस स्टडी की, लाइक रियूजेबल वेदर बलून्स इंडिया में यूज़ कितने होते हैं, किस मात्रा में यूज़ होते हैं। क्योंकि हमने ये प्रॉब्लम फेस किया तो ऑब्वियसली जो जो यूज़ करते हैं वो लोग भी ये प्रॉब्लम फेस करते ही होंगे। क्योंकि हम लोग तो जस्ट एक प्रोजेक्ट के लिए किए, लेकिन जो बड़े बड़े संस्थान होते हैं उनके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, कितने टेस्टिंग्स वो कर पाएंगे एक सिंगल यूज़ वेदर बलून के थ्रू। नो डाउट कि वेदर बलून्स को रीयूजेबल बनाने से उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी और कम कॉस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाएंगे, राइट? पर इसको आपने रीयूजेबल बनाने के लिए क्या कदम उठाए और कैसे आप फिर आगे बढ़े इस चीज़ को लेकर? हाँ, हमने क्या किया कि हमने रिसर्च करना स्टार्ट किया उस चीज़ पे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ होता है, उसके रीयूजेबिलिटी में, उसके फटने में प्रॉब्लम कहाँ होता है। ओके, तो वो होता है एयर एक्सपेंशन के थ्रू वो फटने लगता है, ठीक है। तो देन हमने कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़े, मैंने जैसा बोला कि उसमें कैसे कैसे मेथड्स थे जिनके थ्रू वो लोग बता रहे थे कि आप इस तरह से इसको बना सकते हैं ताकि रीयूजेबल बन जाए वो। एंड हमने ये भी देखा कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ करती है। एक्चुअली 110 वेदर बलून्स लॉन्चेज होते हैं पर डे, ओके, एंड 51 लोकेशन से। ओके, तो इसी कंसेप्ट को लेकर आप अपने स्टार्टअप की तरफ कैसे अग्रसर हुए? ओके, देन ये प्रोडक्ट हमने सोचा कि ये प्रोडक्ट बनाया जाए, क्योंकि इस चीज़ को लेके काफ़ी कॉस्ट था। हमने देखा कि 1 लाख रुपीज़ पर लॉन्च कॉस्ट आता है उसको लेके, तो हमने सोचा कि हमें इसे रीयूजेबल बनाना चाहिए। एंड हमने इंटरनेशनली भी जाके कुछ स्टार्टअप्स को देखा कि वो लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को लेके कोई स्टार्टअप है या नहीं। तो हमें एक स्ट्रैटो फ्लाइट करके स्टार्टअप मिला। वो लोग क्या करते हैं, लाइक अगर 1 kg का किसी का भी साइंटिफिक मॉड्यूल है, वो लोग 3 to 4 लाख रुपीज़ चार्ज करते हैं 30 to 40 किलोमीटर पे उसको टेस्ट करने के लिए। ओके, तो हमने सोचा कि हमें भी ये चीज़ करना चाहिए। एंड इंडिया में ये चीज़ अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है रीयूजेबिलिटी को लेके, तो हमें ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो कि डिफेंस सेक्टर में एंड मेट्रोलॉजिकल सेक्टर में काफ़ी हेल्प करेगा। देन हम लोगों ने स्टार्ट किया इसे अपने स्टार्टअप में इम्प्लीमेंट करना, एंड देन हमने इसे अपना बिजनेस मॉडल बनाया। किस तरीके से आपने इसको एक स्टार्टअप का रुख दिया, कैसे आपने इसे एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट किया? हमने इस आइडिया को लेकर डिस्कशंस किए थे अपने टीम में, एंड देन हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को। ओके, एंड उन्होंने हमारी बात सुनी एंड वो लोगों ने बोला कि ठीक है, हम लोग रेडी हैं, आप अपना प्रोटोटाइप प्रेजेंट करिए और हम लोग कोलैबोरेट रीयूजेबल वेदर बलून्स, एंड हम लोग कोलैबोरेट करना चाहते हैं। ओके, एंड देन हम लोगों ने इस चीज़ को लेके हमें और कॉन्फिडेंस आया कि हम लोग को इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए। हम लोग अभी रिसेंटली ही स्टार्टअप महाकुंभ में गए थे जो कि दिल्ली में हुआ था, हमारे कॉलेज ने हमें भेजा था। तो वहाँ पे हमने जाके DRDO से भी बात की थी कि इसे डिफेंस सेक्टर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, रियल अर्थ इमेजरी की, क्योंकि सैटेलाइट्स जो होते हैं जनरली वो ऑर्बिट्स में होते हैं जो बहुत ऊपर होते हैं, तो क्लियर इमेजरी नहीं मिलता है, ठीक है, इमेजेस नहीं मिलता है। तो उस चीज़ को लेके अभी हमने डिफेंस DRDO से बात की, तो उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया, उन्होंने भी बोला कि हमें प्रपोजल भेजिए, हम लोग ये चीज़ करना चाहते हैं। तो देन हम लोगों ने इसे सोचा कितने कॉस्ट आएंगे इस पे, हम लोग कितना कॉस्ट बेयर कर पाएंगे, हम लोग पास अभी कितना फंड्स है, एंड उसको लेके हमने एक बिजनेस मॉडल बनाया। किस तरीके से आपने ये प्रोटोटाइप या बिजनेस मॉडल तैयार किया? हाँ, लाइक पहले हम लोगों ने देखा कि बेसिक मॉडल प्रेजेंट क्या है इंडिया में। ओके, जो अभी लेटेक्स से रबड़ बलून्स बने हुए रहते हैं और उसमें जस्ट साइंटिफिक मॉड्यूल लटका के ऐसे छोड़ दिया जाता है, 30 किलोमीटर पे ले जाके ब्लास्ट हो जाता है एंड वो इरिकवरेबल होता है। अब हम लोगों ने सोचा कि उसको उसमें क्या क्या चेंजेस किया जाए। ओके, एंड वो चेंजेस हमने देखा कि हम लोग उसमें डिफरेंशियल बायंसी लगा सकते हैं, कंप्रेशन डिकम्प्रेशन कर सकते हैं ताकि उससे हमारी गैस एक्सपैंड ना हो, जिससे हमारी बलून ना फटे, ठीक है। एंड इसमें हमने देखा कि उस चेम्बर्स वगैरह बनाने में कितने पैसे आएंगे,
टोटल हमारा कितना कॉस्ट लगेगा, एंड देन हम लोगों ने सोचा कि इसको आगे लेके बढ़ते हैं एंड एक प्रोडक्ट की तरफ इसको आगे लेके जाते हैं। जिस तरीके से आपने अलग अलग डिज़ाइंस को फॉर्मेट दिया, अलग अलग डिज़ाइंस को आपने इनोवेट किया, हम जानना चाहेंगे आपसे इस बारे में कि किस तरीके से आपने सारी चीज़ों को एक साथ किया और फिर अपना प्रोटोटाइप लोगों के सामने रखा। सबसे पहले हमने पहली प्रॉब्लम जो सॉल्व की रीयूजेबल वेदर बलून को लेके, वो पहले हमारी टीम ने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि कौन सा ऐसा मटेरियल हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो कि उसको रीयूजेबल बना पाए। ओके, देन हम लोगों ने फाइंड किया कि प्लास्टिक इज़ अ गुड मटेरियल, एंड प्लास्टिक नासा के द्वारा भी यूज़ किया गया था अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेबल होता है इनके इंस्टीड ऑफ रबड़ मटेरियल। ओके, तो वो एक प्रॉब्लम था जिसको हम लोग सॉल्व किए। हम लोग प्लास्टिक यूज़ करना चाहते थे उस वेदर बलून्स को बनाने के लिए। एंड दूसरा प्रॉब्लम जो आता है कम्युनिकेशन ब्रेक। ओके, जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा था, जनरली क्या करते हैं जितने भी संस्थान हैं वो 2-3 सिस्टम्स लगा देते हैं ताकि एक सिस्टम भी अगर ख़राब होता है तो दूसरा सिस्टम उसको ट्रैक कर पाए। ओके, तो हम लोगों ने उस चीज़ को सॉल्व किया कि सिर्फ जीपीएस पे रिलाई नहीं करेंगे। ओके, उसका हम लोग विजुअल ओडोमेट्री की तरफ भी गए ताकि सिर्फ वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का यूज़ नहीं करे। अगर वो ख़राब भी हो जाता है तो जो विजुअल ओडोमेट्री है वो किसी दूसरे के थ्रू कम्युनिकेशन लेके वो अपना पोजीशन नहीं पता करता है, वो खुद में ही कंप्यूट करता है कि वो अभी कहाँ पे है एंड खुद का ही एक पाथ बनाता है। ओके, तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम थी जो हम लोग अपना डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट किए। एग्रीटेक स्टार्टअप्स और लोकल सर्विस बिजनेस प्रोवाइडर्स, लोकल वेदर जो प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स, उनके साथ आपने कैसे कोलैबोरेट किया और किस प्रकार से आप उसके पास गए? ओके, हमने सबसे पहले जो कोलैबोरेशन किया था, हमने सबसे पहले जो बात की थी वो की थी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि ये सबको हेड करता है। ओके, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करते हैं, वो जस्ट वेदर बलून्स ऊपर लॉन्चेस करते हैं। हर 51 लोकेशंस पे हर दिन 2-2 वेदर बलून्स लॉन्चेस होते हैं, ठीक है ना। एंड उससे वो वेदर कैलकुलेट करते हैं जो कि प्रेडिक्टेबल होता है। हम लोग जो वेदर देखते हैं वो एक्चुअल रियल टाइम नहीं होता, वो प्रेडिक्टेड होता है वेदर बलून। ओके, कि इतने बजे ये वेदर हो सकता है, वो एक्चुअल नहीं होता है। तो देन हम लोगों ने उस चीज़ को सॉल्व किया कि अगर वो रीयूजेबल होगा, अगर वो एयर में कंटिन्यूअस 10 आवर्स 12 आवर्स रह सकता है तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा इस पूरे कंसेप्ट के ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन पे आपने कैसे वर्क किया और कैसे एक रास्ता आपने क्रिएट किया ताकि ये कंसेप्ट एक स्केलेबल रेवेन्यू में तब्दील हो सके? ओके, हमने ये चीज़ को लेके, इस कंसेप्ट को लेके साइंटिस्ट से भी बात की। हमने जब इसरो विजिट किया था रिसेंटली, तो हमने कुछ साइंटिस्ट से बात की जो कि सैटेलाइट कॉन्फ़िगरेशंस में काम करते हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो उनसे बात की कि ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने फिजिबिलिटी को लेकर बताया कि ये प्रॉब्लम आ सकता है, लाइक आपको लॉन्च में प्रॉब्लम आ सकता है, आप बलून को कंट्रोल कैसे करोगे, वो किधर भी उड़ के जा सकता है, ये सारे प्रॉब्लम हमें फेस हुए, ठीक है। देन हम लोग ने उस चीज़ को सॉल्व किया, कुछ एक प्रोपेलर सिस्टम बना के जिससे हम लोग ग्लाइड कर पाएँ इधर से उधर। एंड साइंटिस्ट लोगों से हमने वैलिडेशन लिया कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और उसमें, एंड देन वो लोगों ने बोला कि हम भी इस पे रिसर्च कर रहे हैं एंड हम लोग भी आपका हेल्प करेंगे इसके दौरान। एक स्केलेबल रेवेन्यू में क्रिएट करने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी फंड्स की समस्याएं आप फेस कर रहे थे इस प्रोटोटाइप को बनाने में, वो आपने कैसे अरेंज की? फंड्स, देखिए फंड्स जब हमने स्टार्ट किया था स्टार्टअप, वो हमारी पूरी बूटस्ट्रैप थी। ओके, टोटली हमने लगाया था जो भी हमने स्टार्ट किया था। हाँ, एंड हमारे जो 2 सेगमेंट्स थे जिसमें हम लोग वर्कशॉप्स करवाते थे ड्रोन से रिलेटेड एंड फ्रीलांस सर्विसेज देते थे दूसरे कंपनीज के। वहाँ से हमने कैपिटल एक्यूमुलेट किया सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करके एंड वर्कशॉप्स वगैरह प्रोवाइड करके, एंड वो कैपिटल हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अप्लाई किया। किस चीज़ पे प्रोवाइड किया? वर्कशॉप्स हम लोग ड्रोन्स पे करवाते हैं, रोबोटिक्स पे करवाते हैं। तो उसी से आपने फंड्स इकट्ठा किए और इस प्रोटोटाइप को फंड किया? यस। ओके, अब बात आती है कि इसको एक स्केलेबल रेवेन्यू का पाथ देने की। तो स्केलेबल रेवेन्यू का रास्ता देने के लिए आपने किस तरीके से अप्रोच किया? क्या आपके वे फॉरवर्ड पाथ्स रहे? लाइक हमने इसे स्केलेबल रेवेन्यू में चेंज करने के लिए इस तरह से किया कि लाइक हम लोग किसी ग्रांट के लिए नहीं गए अभी एंड या फिर किसी डेप्ट के लिए नहीं गए। हम लोगों ने सोचा कि पहले अपने ही सर्विसेज का यूज़ करके हम लोग उसे फंड करें एंड देन जब वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट बन जाए देन हम लोग उसको लेके प्रोडक्शन लाइन में जा सकते हैं, ठीक है।
तो वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि हमारा रेवेन्यू को स्केलेबल बना सकता था, क्योंकि एक बार जब वो प्रोडक्ट बन गया देन ये जो सर्विसेज के थ्रू जो कैपिटल आ रहा है उसको हम लोग उधर कम कर सकते हैं एंड देन वो एक रेवेन्यू हमारा स्ट्रीम बन सकता है रेगुलर, जो कि कंटिन्यूअस होगा। एक बात बताइए कि हर्षी कि आपका जो प्रोटोटाइप या प्रोडक्ट आपने डेवलप किया उसको स्केलेबल रेवेन्यू का मार्ग देने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि जो एक्चुअल उसके खरीदार हैं या जिन लोगों को एक्चुअली उसकी ज़रूरत है उन लोगों से आप कोलैबोरेट कर सके, वो आपकी प्रोटोटाइप को खरीदने के लिए तैयार होंगे, तभी तो रेवेन्यू के पार्ट्स बन पाएंगे। तो इसके लिए आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कैसे अप्रोच किया, क्या आपके तरीके थे? क्या उस समय पर आपने स्टार्टअप रजिस्टर कर लिया था या अप्रोच करने के बाद आपने रजिस्टर किया? नहीं, हमने एक्चुअली अप्रोच करने के बाद वो चीज़ रजिस्टर करवाया। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स और इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स में आपने इस कंसेप्ट को रखा और उनसे कोलैबोरेट करने का तरीका आपका क्या था? हाँ, हमने कुछ संस्थाओं से बात की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम स्टार्टअप महाकुंभ में गए थे दिल्ली रिसेंटली, तो वहाँ पे बहुत सारे स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस आए हुए थे, स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस आए हुए थे, ओके, जो कि प्राइवेट थे और गवर्नमेंट बोथ, ठीक है। देन हमने जाके सबसे बात किया, जैसे DRDO से भी बात किया, वहाँ पे इसरो भी था, उनसे भी बात किया हमने, ठीक है। कुछ प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स थे, उनसे भी बात किया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भी बात किया, और सबने इसके तरफ रुझान दिखाया कि हमें इसकी नीड है। आपने उनको कन्विंस कैसे किया कि ये उनको तुरंत खरीद ले? क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है उनको टेस्ट करने में, वो लोग भी जनरली यूज़ करते हैं क्योंकि चीपर होता है जनरली वेदर बलून से अपने मॉड्यूल्स को टेस्ट करना। तो हमने उन्हें जस्ट प्रपोज किया कि हम उसे रीयूजेबिलिटी दिखाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ वो लोग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ कि आप उसे रीयूजेबल बना रहे हैं। और रेवेन्यू स्ट्रीम्स आपने यहाँ पर किस तरह से रखा कि किस तरीके से आप इससे रेवेन्यू क्रिएट करेंगे? हम इसे रेवेन्यू क्रिएट करेंगे उनके मॉड्यूल्स को टेस्ट करके, ओके। एंड ये हमारा अभी का प्लान है। मतलब प्रोडक्ट आपका खुद का रहेगा, आप बेचेंगे नहीं, वो जस्ट आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, आपके प्रोटोटाइप को इस्तेमाल करेंगे, अपने डिजाइन्स को या अपनी चीजों को मॉड्यूल्स को टेस्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक एल्टीट्यूड में, और वही आपका रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम रहेगा। एंड वो स्पेसिफिक मॉड्यूल को हम लोग उसको रिकवर भी करेंगे ताकि स्टार्टअप्स लोग को फायदा हो, जो कि स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस होंगे। रिकवर कैसे करेंगे? रिकवर जो कि मैंने आपको बताया वो रीयूजेबल मीन्स हम उसको वापस से नीचे ला रहे हैं, ओके। और नीचे उसको जब ला पाएंगे जब उसका हम लोग बायांसी को कंट्रोल कर पाएंगे, जो कि हम लोग रीयूजेबिलिटी में बना रहे हैं उस चीज़ को। तो ये प्रोडक्ट आपने अपने खुद तक ही रखा और अलग अलग जो इससे संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं वो इसका यूज करेंगे, जिससे उनको कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा और वही आपका रेवेन्यू जनरेशन का माध्यम बनेगा। फिलहाल कितने लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने जोड़े रखा है अपने स्टार्टअप कंसेप्ट से, जिनको इस माध्यम से एक रेवेन्यू अर्न हो पा रही है या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पा रही है? अभी कुल मेरे टीम में 15 मेंबर्स हैं, ओके। एंड देन हमारे जो 15 मेंबर्स हैं उसमें जो 5 हैं वो हमारे फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स हैं, ओके। एंड बाकी जो हैं वो जस्ट एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ओके, जो कि स्टिल एक कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और वो डिफरेंट स्किल्स पे काम कर रहे हैं, उनके पास जो अपने डिफरेंट स्किल्स हैं। तो हम लोग इसको जैसे जैसे स्केलेबल बनाते जाएंगे हमें दूसरों की नीड्स पड़ते जाएगी, बिकॉज हमारे पास 3 सेगमेंट्स हैं। तो प्रोडक्ट में जो हम लोग डिफरेंट स्किलफुल इंसान चाहिए होंगे वो तो क्या 3 सेगमेंट्स हैं आपके? 3 सेगमेंट जो हैं हमारे, एक मैंने पहले बताया कि एक फ्रीलांस है जो कि हमारा एक रेवेन्यू स्ट्रीम है, ओके। लोगों को सिखाकर वो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजाइन एंड रोबोटिक सॉल्यूशंस, ओके। किसी भी इंडस्ट्री को ये सारी चीजें चाहिए होती है अपने आप को खड़ा ग्रो करने के लिए, ओके। आगे दूसरा क्या है आपका? ये दूसरा अब हमारा स्ट्रीम है वो है वर्कशॉप्स, जो कि हम लोग सेंट्रल लेवल स्कूल्स एंड सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूट्स को हम लोग डिफरेंट डोमेन्स में वर्कशॉप प्रोवाइड करते हैं, जो कि प्रैक्टिकल स्किल प्रोवाइड करता है बच्चों को। प्रैक्टिकल स्किल किस चीज़ पे? लाइक रोबोटिक्स हो गया, IoTs हो गया, लाइक एम्बेडेड प्रोग्रामिंग, लाइक हम लोग ये आपका पहले से ही एक स्ट्रीम रहा था रेवेन्यू क्रिएट करने का, जिससे आपने इस प्रोटोटाइप को फंड किया। तीसरा क्या है? एंड तीसरा है वो हमारे प्रोडक्ट, तीसरा ही है वो प्रोडक्ट ही है, जो कि हमारा तीसरा रेवेन्यू स्ट्रीम है, जो कि ये दो स्ट्रीम उसको पावर करते हैं। एंड वो जब वो कंप्लीटली वो फिनिशिंग अप हो जाएगा देन वो भी एक हमारा रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाएगा। कोई भी आपको रिकॉग्निशन या अचीवमेंट्स मिले हों इस स्टार्टअप कंसेप्ट के माध्यम से जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? अभी तक तो हमने जो वर्कशॉप्स कराए, अभी हमारे वर्कशॉप्स ही ज़्यादा कंटिन्यूअस चलते हैं, अभी वो डेवलपमेंट फेज़ में चल रहे हैं।
हम लोग ने जस्ट बात किए हैं सरकारी संस्थानों से, जितने भी गवर्नमेंट संस्थानों हैं, लेकिन ऐसा कुछ अचीवमेंट जैसा अभी कुछ नहीं मिला है, क्योंकि अभी जस्ट ये डेवलपमेंट फेज़ में है। एंड ये जस्ट जैसे ही डेवलप होगा उसके बाद ये हम लोग उसको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट करेंगे डिफरेंट डोमेन्स में। ओके, फुल स्टैक डेवलपर्स को हायर करना, इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स को हायर करना, आपके इस पूरे कंसेप्ट को सपोर्ट करने के लिए आप इंश्योर कैसे करते हैं कि वो सही हायर हों प्लस कॉस्ट इफेक्टिव आपके लिए रहे? सबसे बेटर सॉल्यूशन जो हम लोग इसमें करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी को भी हायर करना है तो हायर करने के लिए हम लोग सिंपली उसका कोई डायरेक्ट इंटरव्यू ऐसा कुछ नहीं लेते हैं, सिंपली उसको टास्क वगैरह प्रोवाइड करते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट्स करने हैं, आप ये प्रोजेक्ट्स करिए, अगर आप स्किलफुल हैं तो आप ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड वो जो प्रोजेक्ट्स वो कंप्लीट करके लाते हैं, देन हम उस प्रोजेक्ट का इंटरव्यू लेते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट बताइए। अगर आप ये कोडिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करिए क्या है। ओके, तो ये हमारा एक कोई भी तरीका नई होता है। स्टार्टअप के लिए संदेश जो आप देना चाहेंगे, या कोई भी पर्सन आप ही के जैसे अगर एक स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है तो उसके लिए क्या संदेश रहेंगे आपके? अगर किसी को न्यूली स्टार्टअप क्रिएट करना है तो मेरा एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि टीम बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ में। जैसे आपके टीम मेंबर्स रहेंगे, जैसे आपके साथी रहेंगे, वैसा आपका स्टार्टअप आगे की तरफ ग्रो होगा। एंड दूसरा चीज़, आपको बिना प्रॉफिट या फिर सिर्फ पैसा देखे बिना आपको स्टार्टिंग में काम करना पड़ेगा। अगर फ्री में भी कहीं काम करना पड़ रहा है स्टार्टिंग में तो वो आपको करना पड़ेगा, जिससे आपका रीच बढ़ेगा, आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे, जिससे आपको आगे जाके फ़ायदा होगा। एंड अगर स्टार्टिंग में प्रॉफिट नहीं भी होता है, स्टिल आप काम करिए, कभी ना कभी आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगा। हर्ष जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को अपनी स्टार्टअप जर्नी से संबंधित इतनी पाथ्स बताए, इतने रास्ते बताए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।